अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है अल्लाह के फजल व करम से आप सब ठीक होंगे। मैं आपका टीचर जिम सिद्धू 10वीं जमात की उर्दू की किताब के साथ आपकी हाज़िर खिदमत। आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 9 है और सबक वही सबक नंबर 5 परस्तान की शहज़ादी। इसका जो आखिरी बाकी हिस्सा रह गया है उसको आज हमने स्टडी करना है। उसके अंदर से आज हमने सीखना है कि मज़ीद परस्तान की शहज़ादी ने जब परस्तान की सैर की तो लास्ट में जब उसने वहाँ पर अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया, निपटा लिया, तो उसके बाद जब वो अपना वापस अपने घर की तरफ आई तो किस हालत में आई, क्या उन्होंने उसको कोई इनामो कराम से नवाजा या नहीं नवाजा, या उसको किस तरीके से वो लेकर आए, ये सारी बातें जो है वो हम मज़ीद अगले हिस्से के अंदर जानने वाले हैं थोड़ी देर के बाद। अभी एक ज़रूरी बात जो आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, बेटे आप AMS हाई स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें और आपस में शेयर करें ताकि आपको मज़ीद जो लेक्चर हैं वो मिल सकें और आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो आते हैं अपने काम की तरफ। परस्तान की शहज़ादी, उसका जो आखिरी बाकी हिस्सा था उसको आपके सामने मैं उसी तरीके से जैसे पहले हम पढ़ते रहे हैं और जानते और समझते रहे हैं, मुश्किल अल्फाज के मीनिंग भी उसी तरीके से मैं आगे आपको बताता चलूँगा। तो देखें, गौर करें, पेज नंबर 33 मेरे साथ निकाल लें। इतने में खानों के खान उतरने लगे, खासा चुना गया। खासा खास लोगों के लिए जो खाना होता है उसको खासा खाना है। खासा चुना गया, खासा खाना, खास खाना खाया गया। खाना क्या था? अल्लाह की कुदरत का करिश्मा, एक एक बालशत। बालशत ये जो बाजू है हमारा, हाथ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा ये बालशत कहलाता है। बालशत के पौधे फलों फूलों से लदे हुए सामने थे, खुशबू की लिपटें आ रही थी, खुशबू के झोंके। मगर मैं खाती क्या? ना किसी किस्म की रोटी थी, ना सालन, ना पुलाव था, ना जर्दा। हक्का बहक्का, हैरान रह जाना। एक एक का मुंह देख रही थी कि बादशाह बेगम मुस्कुराकर बोली, सजदानी भी देखती क्या हो, खाती क्यों नहीं? ये परस्तान का खाना है, तुम मेहमान हो, हाथ बढ़ाओ तो और भी खाएं। मैंने कहा, सरकार कोई खाने की चीज हो तो खाऊं, ये तो नगौड़े दरख्त हैं, यानी कि सिर्फ, और इनमें जो फल फूल लगे हैं वो भी अल्लाह मारे सचमुच के नहीं दिखाई देते। शहजादी अल्लड़ नौजवान शहजादी ने मेरे इस कहने पर एक फरमाइशी कहका लगाया, कहका हंसी, जोर से हंसना, और कहने लगी, सजदानी भी जैसा सुना था कि आदमजाद बड़ा भोला होता है, यानी कि इंसान बड़ा भोला होता है, तुम्हें वैसा ही पाया। तुम बिस्मिल्लाह करके कोई फल तो तोड़ो और खाओ, तो जिस खाने का दिल में ख्याल करोगी वही मज़ा आएगा। बेगम यकीन मानो, एक जर्द जो फल तोड़कर मैंने मुंह में रखा, क्या कहूँ, दिल्ली में तो किसी ने ऐसे जायके का बोनट पुलाव खाया ना होगा। अच्छा, ये जो मीर साहब की बेगम है उसको ये सारी बातें सुनाई जा रही हैं। मीर साहब की बीवी बोनट पुलाव जो घर में छोड़कर गई थी वही पहले याद आया। बड़ी लड़की, किले में तो आप बहुत जाया करती हैं, क्या वहाँ भी कभी ऐसे मज़े का पुलाव नहीं खाया? सजदानी, हुसैनी बादशाह के ख़ास रकाबदार यानी कि उसके साथ बैठकर उसकी रकाबी में खाना खाने वाले रकाबदार के हाथ बड़े बड़े तरीफ़ी खाने 20 मरतबा खाए होंगे, मगर बीवी वो बूबास यानी वो खुशबू, वो आबो नमक, आप पानी को कहते हैं, नमक नमक है, पानी नमक ही कुछ और था। हाँ तो बहन, बस फिर क्या था, जो खाने खाए थे बल्कि जिनका नाम ही सुना था उनका ख्याल करती गई और अल्लाह तेरी शान वही मज़ा आता गया। अचंभे की बात थी, हैरानी की बात, अचंभा कहते हैं हैरानगी को, हैरानगी की बात थी कि जब एक फल तोड़ती दूसरा उसकी जगह फौरन निकल आता।
پھولوں کلیوں کو جو چکھا مٹھائیاں تھیں، ایسی ایسی نفیس عمدہ کو کہتے ہیں، ہلکی خوش ذائقہ کہ ہر نوالے میں روح تازہ ہوتی چلی گئی۔ پیاس معلوم ہوتی تو پانی کا خیال آتے ہی یاقوت کا گلاس خود بخود آ کر منہ سے لگ گیا۔ یاقوت کا گلاس اور ایسا حباب کا کہ باہر سے پانی جھم جھم کرتا دکھائی دیتا۔ ڈر کے مارے میں نے زور سے ہونٹ بھی نہیں بھینچے کہ کہیں کنارہ ٹوٹ کر منہ میں نہ چبھ جائے۔ بھینچنا منہ کو، ہونٹوں کو بند کرنا ہے۔ ہاں جی، اللہ اللہ پانی کو نہ پوچھو، ایسا میٹھا، ایسا معطر ہے، خوشبودار، ایسا سفید پانی تو نہیں ہوتا۔ نہ جانے کیا چیز تھی۔ جو سب کے بعد میں نے سوچا کہ پتوں کو بھی دیکھنا چاہیے، ساتھ ہی پان کا بھی خیال آیا۔ میں پان آج بھی بہت کم کھاتی ہوں، لیکن کھانا کھا کر 2 وقت تو ضرور کھانے کی عادت ہے۔ اب جو پتا توڑتی ہوں تو پان کی خوشبو منہ میں جو رکھا تو یہ معلوم ہوا کہ عطردان میں رکھی ہوئی گلوری قلعے میں آ گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ محمد شاہ رنگیلے کی کوکلا بائی جیسا پان کھاتی تھی لال قلعے میں، تو اس سے پہلے نہ اس کے بعد کسی کو نصیب ہوا۔ مگر میں کہتی ہوں کہ اگر وہ پرستان کے اس پتے کو ایک دفعہ صرف سونگھ لیتی تو ساری عمر سر دھنتی رہتی، سر کو پیٹتی رہتی۔ مشک و عنبر یعنی خوشبو پڑے ہوئے کتھے اور سچے موتیوں کے چونے کا پان بھی اس کے آگے بے حقیقت ہے۔ جب سانس لیتی تھی نئی سے نئی خوشبو کی لپٹیں آتی تھیں، یعنی کہ خوشبو کے جھونکے آنا یا سانس معلوم ہونا۔ اب بہن بادشاہ بیگم نے، جن کا نام زمرد پری تھا، توشہ خانے والیوں کو حکم دیا۔ توشہ خانہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر خوراک کو رکھا جاتا ہے یا محفوظ کیا جاتا ہے۔ شہزادی کے کپڑے لاؤ۔ کشتیوں پر کشتیاں تھان پر تھان آنے لگے۔ کپڑوں اور گوٹا کناری کو دیکھ کر میری تو عقل جاتی رہی۔ بڑی بڑی رانیوں شہزادیوں کے جوڑے دیکھے ہیں، نور بائی کی پشواز بھی دیکھی۔ پشواز جو ہے یہ پاؤں تک بہت بڑی فراق کی شکل کی، اس کو پشواز کہتے ہیں، جس میں سیروں کلو کے حساب سے جواہرات ٹکے ہوئے تھے، لگائے گئے تھے، لیکن ان کپڑوں سے کیا نسبت، کجا دنیا کے کپڑے، کجا پرستان کے۔ آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی۔ ریشم اور سونے کی تاروں سے بنی ہوئی آب رواں یعنی چلتے ہوئے پانی کی طرح موتیوں سے لیسی ہوئی، جس کے اوپر بہت زیادہ موتی لگائے گئے تھے۔ گلشن ایسا ہی کم خواب اور زربفت سونے کی تاروں والا لباس۔ دید نہ شنید سے مراد ہے نہ کبھی سنا نہ کبھی دیکھا۔ گوٹا وہ کہ دنیا دیکھے اور آشش کرے، واہ واہ کرے۔ رنگ رنگ کے جواہرات کی لڑیاں تھیں۔ جب سامان آ گیا تو بادشاہ بیگم، لو بھئی سیدانی، اب تم اپنا ہنر دکھاؤ، بہت تمہاری تعریف سنی ہے، ہم تو جب جانے کہ پرستان میں بھی تمہارا نام ہو جائے۔ میں دل میں تو بہت پریشان ہوئی کہ یا اللہ، میں یہاں کیا کاراگری دکھاؤں گی، کون سی وضع ٹانگوں گی کہ ان کے لیے نہیں ہو، مگر زبان سے کہا، حضور اللہ مالک ہے، وہی آبرو رکھنے والا ہے، آبرو مین عزت۔ صبح ہونے دیجئے، جو کچھ مجھے آتا ہے حاضر ہوں۔ وہ ہنس کر بولی، سیدانی بھی پرستان میں نہ دن ہوتا ہے نہ رات، ایک ہی موسم اور ایک ہی وقت رہتا ہے، تم جب چاہو کام شروع کر دو۔ میں نے تعجب سے عرض کیا، تعجب حیرانگی سے، تو کیا یہاں لوگ سوتے نہیں؟ کہنے لگی، یہاں سونے کا کیا کام، نیند پرستان میں نہیں آتی، ہمارا مشغلہ یعنی شوق تو 8 پیر سیر سپاٹے ہیں۔ پرستان سے جی اکتایا تو دنیا والوں کے خوابوں میں چلے گئے۔ بہن، میں نے دیکھا کہ واقعہ نیند کا نام بھی آنکھوں میں نہیں، نہ پیٹ میں گرانی، نہ سر بھاری، نہ گڑائیاں، نہ جمائیاں۔ سوچا کہ دیر کیوں لگائی جائے۔ قطر بوینت جہاں پر کپڑا کاٹا جاتا اور جو کپڑا کٹا ہوا کپڑا جو ویسٹنگ میں جس کو کہتے ہیں، وہ قطر بوینت ہے۔ قطر بنت کا سامان تو موجود ہی تھا۔ اللہ کا نام لے کر جوڑے کترنے لگی اور اسی وقت سے سینے اور ٹانگنے کا کام شروع کیا۔ ادھر میں ایک طرف بیٹھی ہوئی اپنے کام میں مصروف تھی، ادھر ناچنے گانے والی پریوں کے تخت اتر رہے تھے، ایک سے ایک طرح دار، ایک سے ایک شوق،
अपने फ़न में उस्ताद, ना कानों ने कभी ऐसा गाना सुना था, ना आँखों ने ऐसे नाच देखे थे। आवाज़ें थीं कि जैसे कोयले मिलकर कूकें, नाच था कि हवा में जैसे तितलियां उड़ रही थीं। क्या पूछती हूँ बेगम, खुदा की कुदरत का तमाशा था, लेकिन मुझे तो अपनी फ़िक्र थी कि कहीं जल्दी काम निपटे और छुटकारा पाकर घर जाऊं। ज़रा की ज़रा आंख उठाकर देख लेती और अपनी सुई चलाने लगती। उसकी कारसाजी के कुर्बान सदके मुश्किल कुशा, मुश्किल को ख़त्म करने वाला मुराद अल्लाह ताला। अकल ने ऐसा काम दिया और पहले ही जोड़े में वाह वाह हो गई, यानी शाबाश मिल गई। शहजादी का चेहरा भी खुशी के मारे फूल की तरह खिल गया। अब क्या था कि मेरे हाथ पांव में घोड़े लग गए, यानी काम बड़ी स्पीड से होना शुरू हो गया। दिनों का काम घड़ियों में होने लगा। कहानी बहुत लंबी है, कहाँ तक कहूँ। जिस काम की आदमी धुन बांध ले वो हो ही जाता है। आखिर सारे जोड़े सिल भी गए और टिक भी गए। कितने दिन लगे ये कौन कह सकता है, वहाँ 2 दिनों का हिसाब ही ना था। हाँ, अगर यहाँ इतना काम करती तो खुदा झूठ ना बुलवाए मेरे अकेले हाथ पर 1 साल से कम ना लगता। इस अरसे में सारी परियां, ख़ास तौर पर शहजादी, मुझसे बहुत मोहब्बत करने लगी थी। खाला सजदानी कहते कहते उसका मुंह सूखता था। घंटों मेरे पास बैठी रहती और मुझको सुई चलाते देखा करती। तुम जानू पास रहे का बड़ा असर होता है। मुझे भी उसकी भोली भाली शक्ल पर प्यार आता था, मगर दिल को क्या करती, ये नगोड़ा तो यहाँ पड़ा हुआ था। घर की याद चैन नहीं लेने देती थी। हाय, अपना खंडाला परस्तान में भी नहीं भूला। खंडाला टूटा फूटा घर है। आखिर जब सारा काम उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो गया तो मैंने कहा, हजूर, खुदा ने मुझे सुरखरू किया, कामयाब किया। मौला ने मेरी आबरू रख ली, यानी इज़्ज़त रख ली। सरकार की शहजादी की शादी और शहजादी को ये जोड़े पहनने मुबारक हों। अब लौंडी खादमा को रुखसत कीजिए। बादशाह बेगम बोली, सैदानी भी, हमारा जी चाहता है कि शहजादी की शादी देख कर जाओ। सच कहूँ मेरा जी भराया, मगर सोचा कि सैदानी दीवानी हुई है तो खाकी ये आतशी ज़्यादा मेल अच्छा नहीं। ज़रा सी देर में बिगड़ बैठे तो जलाकर खाक कर दें। भाड़ में जाए परस्तान, भाड़ में यानी आग में, परस्तान और परस्तान की शादी। चलो अपने घर चल और हाथ जोड़कर अर्ज़ किया, शहजादी की शादी आपको जम नसीब हो, मुझे तो जाने दीजिए। ये सुनकर शहजादी की आंखों में आंसू भर आए। वो बोली, सैदानी भी, तुम क्यों जाती हो? हमारा दिल कुढ़ता है। ना जाओ, यहीं रहो। मेरे कलेजे पर चोट सी लगी। बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल कर बोली, सैदानी, तुम पर वारी, यानी तुम पर कुर्बान। बीवी, तुम अपना जी भारी ना करो। तुम बुलाओगी तो 100 दफ़ा आऊँगी। एकाएकी दुनिया नहीं छोड़ सकती। मिट्टी मिट्टी में खुश रहती है। शहजादी तो कुछ खफा और कुछ रोंकती सी, यानी रोने वाली शक्ल बनाकर उठ गई। बादशाह बेगम बोली, अच्छा भी सैदानी, तुम्हारी मर्जी, जाओ, खुदा हाफ़िज़। और इस कलमुहे, यानी ये एक तरह की गाली है, यानी काले मुंह वाले बकर गधे को हुक्म दिया कि सैदानी बी को उनके घर पहुंचा दे। खबरदार जो रास्ते में किसी किस्म की शरारत की, और देखो जो इनाम कराम सैदानी बी को बादशाह ने दिया है वो सब पालकी में रख लेना। दिल में खुश और ज़ाहिर में बसूरती हुई शक्ल को बगाड़ते हुए सब से रुखसत हुई। वही परिजात जो मुझे पालकी से उतार कर लाई थी साथ लेकर चली। फाटक के बाहर पालकी मौजूद थी और मर्दों की सी वज़ामीन शक्ल का आदमी पास खड़ा था। मैं पालकी में बैठी और दम के दम पालकी हवा से बातें करने लगी। पालकी में बैठकर मैंने इधर उधर देखा कि जो परस्तान के बादशाह ने इनाम कराम दिया है कहाँ है। अंधेरे में क्या नजर आता। हाथों से टटोलना शुरू किया। एक कोने में बहुत से कंकर पत्थर मालूम हुए। जल गई कि मोए जन्नात थे ना, यहाँ भी दगा किया, यानी फरेब दिया, धोखा दिया। ये उनके घर का इनाम कराम है। खैर जान बची, लाखों पाए। खरीद से घर पहुँच जाऊँ तो जानूँ बड़ा नाम पाया। और चुपके चुपके एक एक करके वो कंकर और पत्थर पर्दे की झुरी में से फेंकने शुरू कर दिए। कायदा है कि खुशी में रास्ता जल्द कट जाता है। आंख बंद करते मैं घर आ गया। ड्यूटी में पालकी रखी गई। चिराग जल रहा था। पर्दा जो उल्टा और चिराग की जोत, यानी जोत बत्ती को कहते हैं, लो को कहते हैं। अच्छा जी,
पड़ी तो क्या देखती हूँ कि जिन्हें मैं कंकर पत्थर समझ रही थी ज्वारात हैं। बड़े बड़े तो मैंने सब फेंक दिए थे, दो चार नन्हे नन्हे से बाकी थे। सर पीट लिया, इतनी दौलत खोई, नगोड़ी फेंकने की क्या ज़रूरत थी, ऐसा ही था तो घर आकर फेंक देती। लेकिन बहन तकदीर की खोट कहाँ जाती है, नसीब में तो पत्थर भी ना थे, हीरे लाल जमुर्द क्यों मिलते। एक एक पैर मन मन भारी हो गया, यानी कि पैर उठाया नहीं जा रहा था। सिर्फ 4 नगीने रह गए थे, वही लेकर बड़ी मुश्किल से उतरी। घर में जो पहुंची तो बोनट पुलाव जैसा छोड़ गई थी वैसा ही दम पर लगा हुआ था। बड़ी भी पकाने वाली मगरिब की नमाज पढ़कर दुआ मांग रही थी। दुआ मांग चुकी तो उन्होंने पूछा, बेगम क्या रास्ते में से उल्टे पांव आ गई? खैर तो है, मैंने दिल में कहा, लीजिए। यक न शुद्ध दो शुद्ध। यक न शुद्ध दो शुद्ध से मुराद है एक नहीं बल्कि दो का। परस्तान में खुदा मालूम कितने महीने लग गए और यहाँ अभी चावलों को दम भी नहीं आया। और बड़ी बी से बोली, हाँ अभी भूख लगी हुई थी और कुछ जी भी ठीक ना था, रास्ते ही से आ गई, अब इंशाल्लाह कल जाऊंगी। ये मीर साहब की बेगम को और उनके बच्चों को ये सारी परस्तान की कहानी जो है ये सुना कर सैर कराई गई है। तो बेटे जैसा कि हमने शार्ट क्वेश्चन भी इसके कर लिए हैं, इसके MCQs जो हैं, शार्ट क्वेश्चन का जो पेज है वो पेज शार्ट क्वेश्चन का 102 है और MCQs जो है वो पेज 103 है। खुलासा जो इस कहानी का है वो पेज नंबर 90 पर है। तो बेटे आपने इसको घर में बैठकर अच्छे तरीके से तैयार करना है और अच्छे तरीके से याद करना है। अल्लाह हाफ़िज़।